Hello everyone, how are you? Good morning. Welcome to SVGMS online classes of SVGMS Jhalrapatan. Today I am going to take class 4, class 10th and it is our part number 6 of chapter number 6 Life Processes. Life Processes का ये हमारा पार्ट नंबर 6 है और इसमें हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन is found in animals and what is its process of taking food inside the body, its digestion, its absorption, assimilation and digestion. ठीक है, तो इससे पहले हमने न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में पढ़ा. व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड and its utilization by any organism is called nutrition. है ना, उसके द्वारा किसी भी तरीके से फूड को प्राप्त करना और बॉडी के अंदर उसका यूटिलाइजेशन करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है. ठीक है, फिर इसके बाद हमने इसके टाइप्स पढ़े. तो मेनली दो टाइप का होता है, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक. ऑटोट्रोफिक में क्या होता है? ऑटोट्रोफिक में कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपनी बॉडी के अंदर ही फूड को सिंथेसाइज करता है. इन ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, या आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं. ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर फूड इटसेल्फ इन इट्स बॉडी. वह अपनी बॉडी के अंदर ही क्या करता है? भोजन बनाता है. तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. यह दो प्रकार का हो सकता है, फोटो ऑटोट्रोफिक एंड कीमो ऑटोट्रोफिक. फोटो ऑटोट्रोफिक का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में फूड का सिंथेसिस होना. ठीक है, फोटो का मीनिंग क्या होता है? लाइट. तो लाइट की प्रेजेंस में यदि भोजन बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. और ये किसके द्वारा शो होता है? तो ये आपके जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स, इसके अलावा कुछ एल्गी वगैरह होते हैं, है ना, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं. ये सब क्या शो करते हैं? आपके फोटो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. एंड जिस प्रोसेस के द्वारा ये न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ठीक है, तो इनके बारे में हमने पहले डिटेल में स्टडी कर लिया है कि ऑटोट्रोफिक कुछ बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं. ठीक है, और ये केमिकल एनर्जी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसी से अपने फूड का निर्माण करते हैं. ठीक है, तो इसके अलावा हमने दूसरा टाइप क्या पढ़ा था? हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? कोई भी जीव अपनी बॉडी के अंदर फूड नहीं बनाता है जैसे कि ऑटोट्रोफिक में होता है, ऐसा नहीं होता है. इसमें फूड के लिए ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं. ठीक है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन या इन द हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड. फूड की रिक्वायरमेंट के लिए वे दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं. और ये मेनली तीन प्रकार का होता है, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक. ठीक है, इनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था, फिर एक बार और आप समझ लें इसको. होलोजोइक न्यूट्रिशन में एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? एज ए होल फूड को अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट करता है, टेक इन करता है, फिर उसका डाइजेशन करता है और फिर उसको यूज करता है, एसिमिलेशन करता है. ठीक है, फिर उसके बाद सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है. इसको हम सेप्रोट्रोफिक भी बोलते हैं. सेप्रोट्रोफिक ये फंगस वगैरह में देखने को मिलता है. ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? एनिमल्स में. ठीक है, इसमें तो सारे प्लांट्स इधर आ गए, सारे प्लांट्स तो इधर आ गए, लेकिन जो एनिमल्स हैं बचे हुए उनमें ज्यादातर किस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है? तो इट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. आपके अंदर, मनुष्य के अंदर पूछा जाए कि आप किस प्रकार का न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं या आप जो न्यूट्रिशन करते हैं वह किस टाइप का है? इट इज अ होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. जब भी फूड को बॉडी के अंदर लिया जाएगा और बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक
मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, मैंने जैसे पहले आपको बताया फंगस वगैरह इस प्रकार का न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। और इसमें फूड के ऊपर क्या किया जाता है, अपने डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट किया जाता है। जैसे ये आपके फंगस है, फंगल हाइपे है, माइसीलियम है, ठीक है। ये इस फूड आइटम के आसपास क्या होते हैं, इसको घेर लेते हैं या इसके ऊपर लग जाते हैं, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर लगते हैं तो इसके क्या करते हैं, बाद में ये इस पर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करते हैं। ये फंगस क्या करती है, इसके ऊपर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करती है, जिसके कारण ये फूड क्या होता है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स में टूट गया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, और डाइजेशन कहाँ हो रहा है, इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन तो बोलते ही हैं, साथ में इसको हम सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। पहले पाचन हुआ बॉडी के बाहर, पहले पाचन हुआ, फिर उसके बाद उसको एब्जॉर्ब किया गया। अब ये जो हाइफे हैं, फंगल हाइफे फंगस के, ये क्या करेंगे, इस फूड मटेरियल को पूरी तरह से घेर लेंगे और इस फूड आइटम को डाइजेशन के बाद जो पहले डाइजेस्ट हो चुका है उसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, सेप्रोफाइटिक। तो ये बहुत पूछा जाता है हमेशा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आई थिंक आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन थर्ड टाइप का हमारा न्यूट्रिशन आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड तो रहता है, लेकिन कैसे, कंप्लीटली। इन द पैरासिटिक मोड ऑफ हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये किस प्रकार का न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रोफिक तो है ही सही, तो हम क्या बोलेंगे, इन द पैरासिटिक मोड ऑफ हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन वन ऑर्गेनिज्म इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन another organism for its requirement of food। किसके लिए, फूड के लिए ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे कंप्लीटली डिपेंड रहता है, मतलब उसकी बॉडी के अंदर या उसकी बॉडी के बाहर रहता है। तो हमने इसको पढ़ा था कि एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट, इसमें पढ़ा था कि जो पैरासाइट होते हैं यदि बॉडी के बाहर रहते हैं तो उन्हें एक्टोपैरासाइट कहते हैं, और यदि वे पैरासाइट बॉडी के अंदर रहते हैं तो उन्हें एंडोपैरासाइट कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल हमने पढ़े थे, टर्माइट होता है ना, और आपके जो जूं होती है लाइस, वो आपकी पैरासाइट है, मॉस्किटो पैरासाइट है। उसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे ई कोलाई आपकी आंतों में पाया जाता है, इस्टीरिया कोलाई, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। कुछ पैथोजेंस होते हैं बीमारी पैदा करने वाले, जैसे प्लाज्मोडियम है जिससे मलेरिया होता है, और भी कई सारे हैं, एस्केरिस है, बहुत सारे हैं जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। इसके अलावा एक प्लांट भी है, ठीक है, एक प्लांट भी है जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। उसका नाम मैंने पूछा था आपसे, बताओ क्या है, इट इज डोडर, कसकटा या अमरबेल, और क्या नाम है इसका, अमरबेल। हिंदी में इसको हम अमरबोल कहते हैं, डोडर या कसकटा इसका बॉटनिकल नेम है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था, यानी कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि प्लांट जो होते हैं वह किस तरह से फूड का सिंथेसाइज करते हैं, फोटोसिंथेसिस उनके अंदर कैसे होता है, इसको हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, स्टोमेटा वगैरह भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो इसके पहले के जो वीडियो है हमारे पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5, उनको भी आप थोड़ा एक बार अच्छे से देख लें, ठीक है, तो आपको ये भी और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ
अपना जो टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो हमें क्या पढ़ना है, एनिमल्स में किस प्रकार का न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये लिखा है बेसिक स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। लेकिन ये किस टाइप का न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉफिक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको इस तरह से, बेसिक स्टेप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक, और इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं हम, क्योंकि एनिमल्स के अंदर मेनली होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ना। बेसिक स्टेप्स ऑफ होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। लेकिन जब कोई एनिमल न्यूट्रिशन प्राप्त करता है तो उस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होती हैं, ठीक है, कुछ स्टेप्स। तो उन स्टेप्स को हम पहले पढ़ लेते हैं कि होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के क्या स्टेप्स हैं, क्योंकि मेनली एनिमल्स के अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर द बेसिक स्टेप ऑफ होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज इंजेक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एनिमल होगा तो वह अपनी बॉडी के अंदर फूड को इंजेस्ट करेगा, हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण जैसे मनुष्य माउथ के द्वारा फूड को अपनी बॉडी के अंदर देता है, ठीक है। तो सिंपली इसका अर्थ होता है इनटेक ऑफ फूड इनटू बॉडी। बॉडी के अंदर फूड को इनटेक करना क्या कहलाता है, इंजेक्शन कहलाता है, ठीक है। इंजेक्शन इज डिफाइंड एज द इनटेक ऑफ फूड इनटू बॉडी। आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इंजेक्शन इज डिफाइंड एज द इनटेक ऑफ फूड इनटू बॉडी, ओके। देन सेकंड स्टेप, आपने किसी भी एनिमल ने फूड को इंजेस्ट कर दिया, बॉडी के अंदर वह चला गया, कहाँ जाता है, स्टोमक के अंदर जाता है, ठीक है, पेट में, स्टोमक में, अमाशय में। तो उसके बाद उस भोजन के साथ क्या होता है, उसके साथ होता है डाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन, ओके। तो डाइजेशन में क्या होता है, द फूड ऑफ एनिमल्स ऑफन complex, it must be converted into simpler substances so that it can be absorbed by the animals। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं या कोई और एनिमल ग्रहण करता है तो वह किस प्रकार का भोजन होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है किसी न किसी प्रकार का। उसको स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में तोड़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिनके अंदर क्या किया जाता है, हम इसकी पूरी डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे, ये हमने पहले पढ़ दिया है इसलिए इधर मिटा देते हैं। डाइजेशन की आपको डेफिनेशन लिखनी है, द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स insoluble food item is converted process in which complex insoluble food item is converted into simple soluble inorganic molecules is called
डाइजेशन। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड आइटम को सिंपल सोल्यूबल इनऑर्गेनिक फूड आइटम्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, विच इज वेरी इजी टू एब्जॉर्ब फॉर बॉडी ऑफ दैट एनिमल्स। वो क्या कर सकता है, उन सिंपल सोल्यूबल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बहुत आसानी से क्या कर सकता है, अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। भाई आपने भोजन खाया तो किस लिए खाया है ना, उसका आपको पता होना चाहिए। हमने भोजन इसलिए खाया क्योंकि इवेंचुअली उसको बॉडी के अंदर जाकर क्या करना है, बॉडी को शक्ति प्रदान करनी है, एनर्जी प्रदान करनी है। तो ये एनर्जी कैसे आएगी, जब वह फूड डाइजेस्ट होगा, फिर वह अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा, उसका अवशोषण होगा, बॉडी के अंदर वह जाएगा, फिर उसके बाद वह ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचेगा, फिर उसी जगह जहाँ भोजन पहुंचा है ईच एंड एवरी सेल वहाँ पर ऑक्सीजन भी पहुंचाई जाएगी और फिर उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। हमने पढ़ा है हमेशा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी पढ़ा है, आपके जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ये सिंपल एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, फूड का जो सबसे सिंपल मॉलिक्यूल होता है सोल्यूबल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। जब यह ऑक्सीजन इसके संपर्क में आता है तो क्या होता है, यह टूटता है CO2 में और वाटर में, ठीक है। और यह प्रोसेस कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। यह प्रोसेस कहाँ होगा भाई, सेल के अंदर होगा, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेल के अंदर भी ये 2 स्टेप्स में होता है और इसकी एक स्टेप कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ये होता है तब यहाँ पे साथ में क्या निकलती है, एनर्जी भी निकलती है, जो किसके रूप में, ATP के रूप में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये एनर्जी किसके रूप में स्टोर होती है, stored in the form of ATP, stored in the form of ATP। यह ऊर्जा ATP के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमारी सेल्स में, टिश्यूज में इकट्ठी हो जाती है, और जब बॉडी को कार्य करना होता है तो इसको ATP को वह यूज करती है। ठीक है, ATP इज द केमिकल एनर्जी, आप इसको कह सकते हो कि जब ATP का मॉलिक्यूल टूटता है तो इसमें से रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है और वह विभिन्न प्रकार के कार्य करने में यूज आती है। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है भाई, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पर ये रिएक्शन यदि बैलेंस नहीं है तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। 6 कार्बन है इसलिए आप 6 CO2 कर दें, हाइड्रोजन 12 है इसलिए 6 H2O कर दें, 6 दूनी 12। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 दूनी 12 और 6 18। और यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 6 ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पर हैं। ठीक है, तो कितने होने चाहिए, 12, 6 दूनी 12 और 6 18। तो इस तरह से 18 ऑक्सीजन इधर है और 18 ऑक्सीजन ही इधर है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो आप इसको भी ध्यान रखें। ठीक है, तो भाई ये चीज समझ में आ गई हमारे। अब आगे देखो, डाइजेशन हो गया, फूड बॉडी के अंदर आ गया इंजेशन के माध्यम से, फिर उसका डाइजेशन हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा, या फिर इसको पूरा ही नीचे लिख देते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, नेक्स्ट स्टेप ऑफ होलोजोइक हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज, अभी मैंने आपको पहले बताया थोड़ी देर पहले कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो उस बात को आप ध्यान रखें और यहाँ समझने की कोशिश करें। तीसरा प्रोसेस होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नेक्स्ट स्टेप में आपके जो डाइजेस्टेड फूड है वह आपकी सेल्स के द्वारा इंटेक किया जाएगा। ठीक है, आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, आंतें होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत, वहाँ से वह ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे सिर्फ स्टेप पढ़ रहे हैं इसलिए अभी सिंपली पढ़ेंगे, भी बाद में आपको डिटेल में पढ़ना है जब हम आपके
न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे, तब वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन क्या है? ठीक है, द डाइजेस्टेड फूड is absorbed in body for and used। ये कहाँ आती है? बॉडी के अंदर आ जाता है एब्जॉर्ब होकर फूड। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन बॉडी एंड यूज्ड फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, उनके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, तो वहां पर वे काम में आता है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? वह विभिन्न प्रकार के एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक जो प्रोसेस चलते रहते हैं बॉडी के अंदर, उनमें वह काम आता है। ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या होता है? एसिमिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने लाइन की है यूज फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, इसी को हम एसिमिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से। एसिमिलेशन में क्या होगा? द एब्जॉर्ब, भाई यहाँ एब्जॉर्प्शन हो गया, अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? द एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड for different metabolic processes in body। बॉडी में जो विभिन्न प्रकार के प्रोसेसेस चलते रहते हैं उनमें वह यूज होता है। कौन? फूड। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देन 5 इंजेस्ट। जितना भी फूड आपने इंजेस्ट किया है, जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे का डाइजेशन हो जाए, जरूरी नहीं है पूरे का पूरा एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ फूड आइटम क्या होता है? वेस्टेज के रूप में हमारे इंटेस्टाइन में बच जाता है। ठीक है, तो वही वेस्टेज फूड आइटम को क्या करना पड़ता है? बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल्स इनसाइड द बॉडी इज इजेक्ट आउट फ्रॉम द बॉडी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, इसमें ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दिस प्रोसेस अनडाइजेस्टेड, आपको नीचे दिख रहा है या नहीं? एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा नीचे कर दो। ओके, इन दिस प्रोसेस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो अनडाइजेस्टेड हैं, जिनका डाइजेशन नहीं हुआ है, in this process undigested food materials are ejected out from body। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वह बॉडी से क्या हो जाते हैं? बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसी प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम में आपके क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आप इन सबको नोट करें, नोट्स बनाएं अच्छे से, और मैं जो क्वेश्चन लिखा रहा हूँ उसको भी आप नोट करें, उसका सॉल्यूशन भी लिखें। एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है? सिंपली ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर द बेसिक स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन की क्या स्टेप्स हैं? ठीक है, तो उसमें ये 5 स्टेप्स आपको लिखनी पड़ती है। या फिर देखो क्वेश्चन को हम इधर लिख देते हैं, या तो आपने लिख लिया होगा, आई थिंक नहीं लिखा है तो आप वीडियो को पॉज करें और फिर उसके बाद 1 बाय 1 लिखें।
ओके, तो यहाँ पर अपना होमवर्क का प्रोग्राम चलता रहेगा। इधर क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ holozoic मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में किस प्रकार का या कि कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं एक्सप्लेन करें, उनको एक्सप्लेन करें। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन is found in amoeba। अमीबा के अंदर किस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप्स विद डायग्राम। डायग्राम के साथ आपको यहाँ पर ये जो न्यूट्रिशन की स्टेप्स हैं, किस प्रकार का न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अमीबा के अंदर भी होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। आपकी जो बुक है उसमें देख सकते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, है ना। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स पढ़े हैं हमने अभी, उनके बारे में मैंने बता दिया है आपको पूरा, है ना। होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अमरबेल इसमें मेन एग्जांपल है पैरासिटिक न्यूट्रिशन में। इसके अलावा टिक्स, लाइस, लीचेस, टेपवर्म्स, ये क्या है, टेपवर्म को हम फीताकृमि बोलते हैं हिंदी में। और ये जो नारू रोग होता है पैर के अंदर, ये इसके लंबे लंबे कीड़े होते हैं, कई फुट लंबे, वे ग्रोथ करते हैं और ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आदमी का पैर भी काटना पड़ सकता है और आदमी की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो टेपवर्म से रिलेटेड आप थोड़ी जानकारी इकट्ठा करें, क्योंकि यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इस तरह से कि यहाँ पे 3-4 चीज़ों के नाम लिख दिए और पूछ लिया इन विच ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड, इनमें से किसमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, ठीक है। तो एक अमीबा लिख दिया, एक पैरामीशियम लिख दिया, एक यूग्लिना लिख दिया और एक चौथा टेपवर्म लिख दिया। तो टेपवर्म जो है वह क्या है, एक पैरासाइट है, वह किसी जीव के अंदर रहता है और उसी से पोषण प्राप्त करता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी किताब में लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, इनको आप अच्छे से एक बार जरूर पढ़ रहे हैं। ओके, मैं बार बार ये बात आपसे कहता हूँ। देन हाउ टू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम अपने नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। तो आप ये क्वेश्चन लिखें और इनको जरूर सॉल्व करें, ठीक है। और इसके अलावा किसी भी स्टेप्स को पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट इज इंजेशन, व्हाट इज डाइजेशन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, हाउ इट टेक्स प्लेस, है ना। तो सारी चीज़ें यदि आपके अच्छे से समझ में आएंगी तो आप क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाएंगे और उसको एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो इसके बाद हम स्टडी करेंगे इन 5 प्रोसेसेस को एनिमल्स के अंदर, और सबसे पहले है हमारे अमीबा, ठीक है। सबसे पहले न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम किसको डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। अमीबा कैसा जीव है, अमीबा एक यूनिसेलुलर जीव है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक हमने 9th क्लास में पढ़ा है। यूकैरियोटिक मतलब जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन तो होती है, साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वे यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, अब अमीबा कैसा है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है। इसके अंदर भी वही सारी स्टेप्स पाई जाएंगी जो किसी एक बड़े ऑर्गेनिज्म में, यानी कि कोई जैसे गाय है, काऊ है ना, कैट है, बिल्ली, डॉग और मनुष्य है, इन सभी में आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाएगा। और इनमें जो 5 स्टेप्स अभी हमने पढ़ी हैं वही 5 स्टेप्स इनमें भी पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी किस प्रकार का न्यूट्रिशन करता है? इट इज अमीबा फीड इटसेल्फ, या द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन अमीबा इज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये हेटेरोट्रोफिक तो होता ही है, लेकिन हेटेरोट्रोफिक में भी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अमीबा क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानना होगा। तो अमीबा ये क्या है? सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अमीबा इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या है? अमीबा इज ए यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक बोल तो एक ही बात है। दूसरी बात, इसकी आकार कैसा होता है, आकृति कैसी होती है? इट इज इररेगुलर, इट्स शेप इज इररेगुलर या इररेगुलर शेप। अमीबा हैव इररेगुलर शेप। ओके, अमीबा की आकृति कैसी होती है? अनियमित, कोई फिक्स आकृति नहीं होती है। ठीक है, तो तीसरा इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, इसके अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। ओके, देन अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो इसमें हमें डायग्राम बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिंपल अमीबा का डायग्राम बनाते हैं। इस तरह का इसका डायग्राम होगा। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा? बस टेल मी। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक मटेरियल पाया जाएगा, क्रोमोसोम्स होंगे, डीएनए होगा, डीएनए पर जीन्स होंगे। एक और सबसे खास बात, अमीबा मूव किस प्रकार करता है, अमीबा का मूवमेंट कैसे होता है? तो अमीबा अपना मूवमेंट जो है वह इन सूडोपोडिया के माध्यम से करता है। ठीक है, इसके अंदर और दूसरे सेल और ऑर्गेनिल्स भी होंगे। ठीक है, राइबोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ठीक है, और भी कई सारे सेल इंक्लूजन्स और दूसरी चीजें इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये अमीबा है, अनिश्चित इसकी आकृति है, कैसे भी आप बना सकते हो। और सबसे मेन चीज, जब इसको गति करनी होती है, ये हमेशा मुंह करता जाता है, चुपचाप तो कभी बैठता ही है। तो इसका मतलब इसके लिए गति के कुछ ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन कहाँ से होंगे? पूरी सेल ही एक छोटी सी सेल है ना, ऑर्गन नहीं होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। ठीक है, तो व्हाट आर सूडोपोडिया? यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है व्हाट आर सूडोपोडिया, या ऐसे पूछ लिया जाता है हाउ अमीबा कैन मूव, अमीबा मूवमेंट कैसे करता है, या अमीबा का मूवमेंट किसकी सहायता से होता है? तो वह किसकी सहायता से होता है? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया आपके दो वर्ड से मिलकर बना है, सूडो और पोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बना है? सूडो एंड पोडिया। सूडो का मतलब फॉल्स और पोडिया का मतलब फीट। तो इसके जो फीट हैं, पैर हैं, जिनके माध्यम से ये चलता है, अपने फूड को कैप्चर करता है, वह क्या कहलाते हैं? सूडोपोडिया कहलाते हैं। ओके,
तो सूडोपोडिया आपकी समझ में आया। मैं इनको मिटा देता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे और डायग्राम बनाने होंगे। अब हमें इसके अंदर न्यूट्रिशन की स्टडी करनी है, तो इसके लिए इसके आसपास क्या बनाना पड़ेगा, हमें फूड बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, कोई फूड मटेरियल है, कोई छोटा प्लैंकटन हो सकता है, कोई छोटा जीव हो सकता है, बैक्टीरिया वगैरह कुछ ऐसी चीज हो सकती है जिसको ये खाना चाहता है या जो इसका फूड है उसके आसपास ये जाएगा। कैसे जाएगा, सूडोपोडिया के माध्यम से जाएगा। ओके, इतना क्लियर। अब पास जाने के बाद क्या होगा, ये इस फूड को इन सूडोपोडिया में कैप्चर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये जो फूड आइटम था उसको कहाँ को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, ये सूडोपोडिया के अंदर कैप्चर करने की कोशिश करेगा। सेकंड स्टेप में हम ये लिखते हैं कि अमीबा एनसर्कल, एनसर्कल मतलब घेरना, चारों तरफ से घेरना। अमीबा एनसर्कल्स द फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ इट्स सूडोपोडिया। ये क्या है, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के हेल्प से ये क्या करता है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा होता है, जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक मटेरियल भरा होता है। ठीक है, और सारे इंक्लूजन्स बनाने की हर बार जरूरत नहीं है आपको, एक बार आप अच्छे से बना दें और उसको दिखा दें। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया है, तो इट इज सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है ना। आप चाहो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जेनेटिक मटेरियल दोनों अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये क्या है, फूड आइटम। ठीक है, इसका भोजन, अमीबा का भोजन। तो सबसे पहले तो क्या किया, मूव किया अमीबा ने, किसके पास गया, फूड के पास गया। वो फूड के पास जाने के बाद सूडोपोडिया के माध्यम से इसने उसको एनसर्कल कर लिया, मतलब चारों तरफ से घेर लिया। अब घेरने के बाद क्या होगा, इसकी जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन चारों तरफ से इसको घेर लगा और फिर ये सेल मेम्ब्रेन एक जगह से कट जाएगी और ये इससे जुड़ जाएगी, जो हम नेक्स्ट डायग्राम में बनाएंगे। इसको नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा, ये जो फूड पार्टिकल है ना, ये सूडोपोडिया बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, इस तरीके से बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, है ना। ये इसकी आकृति है, फूड पार्टिकल का है, बीच में है। अब ये सूडोपोडिया बिल्कुल पास पास आ गए और इतने पास पास आ गए कि एक दूसरे से इस तरह से जुड़ जाते हैं। और ये जो इसकी मेम्ब्रेन थी, ये अंदर से इसको इस तरह से घेर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ये थोड़ा अंदर आएगा सेल के अंदर, तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। ये जो नया स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको आप क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल। तो इसका भी आप नाम जरूर लिखें, फूड वैक्यूल। ओके, फूड वैक्यूल बना, डायग्राम भी अच्छे से बना लें आप। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर आपकी जो न्यूट्रिशन की फर्स्ट स्टेप है वह कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट स्टेप क्या थी बताइए, न्यूट्रिशन की फर्स्ट स्टेप क्या थी। अभी तक तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, फूड बॉडी के बाहर ही था, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, फूड बॉडी के अंदर आया, किसी न किसी माध्यम से आया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट डायग्राम था। ठीक है, ये आपका सेकंड डायग्राम है, इसमें आप एरो लगा सकते हैं क्योंकि ये सक्सेसिव प्रोसेसिंग चल रही है यहाँ पर। फिर ये तीसरा डायग्राम है, लेकिन इस तीसरे डायग्राम में क्या हुआ, अमीबा इंजेस्टेड द फूड, यानी कि यहाँ पर इंजेक्शन हुआ। अमीबा ने क्या किया, फूड का इंजेक्शन किया। अमीबा इंजेस्टेड द फूड इन इट्स बॉडी। ठीक है, अंतर ग्रहण किया, बॉडी के अंदर उसने फूड को ले लिया और उसके आसपास एक कवरिंग बना ली, जिसके कारण वह क्या कहला रहा है, फूड वैक्यूल कहला रहा है। ठीक है,
अब इस इंजेक्शन की जो प्रोसेस हुई है, इंजेक्शन क्या बोलेंगे आप इसको, इंजेक्शन मत बोलना, है ना। वो जो सुई लगाते हैं ना, उई चूहा बोला उई, वो वाला नहीं है, ठीक है जी। इंजेक्शन अंतर्ग्रहण, बॉडी के अंदर किसी चीज को एंट्री कराना क्या कहलाता है, इंजेक्शन कहलाता है। ओके, देन इसका नेक्स्ट डायग्राम क्या होगा, इसके बाद प्रोसेसिंग क्या होगी बताएं भाई। इंजेक्शन के बाद नेक्स्ट जो आपकी स्टेप है उसके अंदर क्या होता है, डाइजेशन। तो अब ये जो फूड वैक्यूल है इसके आसपास ये हमने न्यूक्लियस बना दिया, है ना। यहाँ पर लाइसोसोम होगा, क्या होगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम 9th क्लास में पढ़ा है आपने, पढ़ाई की नहीं पढ़ा बताओ। उसके अंदर क्या भरे होते हैं, इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या भरे होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं, ठीक है। ये क्या है, लाइसोसोम। क्वेश्चन आपने लिख लिए होंगे आई थिंक, तो हम इनको मिटा देते हैं अभी। ओके, तो ये क्या कहलाए आपके, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम को हम दूसरा नाम देते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सेल के सुसाइडल बैग भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा लाइसोसोम में क्या भरे होते हैं, लाइसोसोम कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे रहते हैं जो क्या कर सकते हैं, किसी भी फूड आइटम को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो लाइसोसोम है इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ चले जाएंगे, ये धीरे धीरे इसके पास आएगा, ठीक है। फूड वैक्यूल मूव करेगा और ये धीरे धीरे किसके पास आएगा, लाइसोसोम के पास आएगा। और लाइसोसोम क्या करेगा, इसके अंदर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपके अमीबा है। आकृति कैसी होगी इसकी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी आकृति कैसी भी हो सकती है। ये इसका न्यूक्लियस, ओके। देन ये आपका फूड वैक्यूल जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, फूड भरा हुआ है, ठीक है। इसके पास ये किसके पास आया, लाइसोसोम के पास आया, जिसमें क्या है, जिसमें क्या है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये किस में आ जाते हैं, अब आपके फूड वैक्यूल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो लाइसोसोम है वह फूड वैक्यूल के अंदर उपस्थित भोजन का पाचन करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल, है ना। अब ये फूड वैक्यूल के पास आया लाइसोसोम, इसने डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके पास छोड़े, तो क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या हो रहा है, फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, है ना। क्या होता है यहाँ पर, फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है। ये कौन सी स्टेप है आपकी, ये स्टेप नंबर वैसे तो सेकंड है, लेकिन यहाँ पर अपने जो डायग्राम का नंबरिंग चल रहा है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, ये फोर्थ है, और स्टेप नंबर 2 है इंजेक्शन के बाद डाइजेशन, ठीक है। कौन सी स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, लेकिन डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड स्टेप के रूप में डाइजेशन, ओके। और भी आपको जो भी लिखना है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये सब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये अमीबा, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। फूड मटेरियल था, ठीक है। ये फूड मटेरियल क्या होगा, यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, ठीक है। ये
फूड मटेरियल कैसे हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, तो हम इसको बोलते हैं डाइजेस्टेड फूड। कौन सा फूड है ये, डाइजेस्टेड फूड। ओके, डाइजेस्टेड फूड है साहब। अब डाइजेशन के बाद आपकी जो ये दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है, डाइजेशन ही हो रहा है। ठीक है, पांचवा जो डायग्राम बनाया आपने इसमें भी डाइजेशन ही हो रहा है, मतलब हम दिखा रहे हैं उसको कि जो फूड था वह क्या हो चुका है, छोटे स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में टूट चुका है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टेड फूड कहते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 5 में इसको हमने लिख दिया है। ठीक है, तो कितनी स्टेप हो गई, स्टेप फर्स्ट इंजेक्शन, स्टेप सेकंड डाइजेशन। अब बॉडी क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब करेगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर हम नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने की कोई टेंशन लेनी नहीं है। ये जो आपका फूड वैक्यूल है, इसके अंदर डाइजेस्टेड फूड है, ये क्या करेगी, बॉडी, सेल की बॉडी, अमीबा की बॉडी इसको एब्जॉर्ब करेगी, मतलब सेल के अंदर फैल जाएंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, फूड मटेरियल का अवशोषण हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद यहां तक आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ओके, इट इज क्वाइट क्लियर एंड क्वाइट गुड। देन एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन। ठीक है, तो अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के साथ ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। नया डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वह कहाँ जाता है, धीरे धीरे इसकी सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये डायग्राम है। तो ये फूड वैक्यूल था, ये धीरे धीरे कहाँ जाता है, सेल मेम्ब्रेन के पास जाता है, बाहर की तरफ, पेरीफेरी की तरफ जाता है। और इसके जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं इनको धीरे से क्या किया जाता है, इसके बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेप होती है, ठीक है, यहाँ पर 7 नंबर का फोटो है, लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इजेक्शन। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, इजेक्शन, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड आइटम था वह बॉडी से बाहर निकल गया। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, कौन से फूड पार्टिकल है ये, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को बॉडी से बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी कॉपी में बनाने के लिए और अच्छे से इसको बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा कलरफुल डायग्राम बनाएं आप एग्जाम में भी। अभी उसकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से बनाना सीखें, बिना देखे बनाने की कोशिश करें 1-2 बार, तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। बायो में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डायग्राम वाले, तो अच्छा पेज भी भर जाता है, आपके कॉपी भी भर जाती है। देखो एग्जाम में कॉपी भरना भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपकी कॉपी पूरी खाली रहेगी तो अब एग्जामिनर आपको नंबर कहाँ देगा। ठीक है, तो कॉपी भरना भी एक कला होती है। एग्जाम्स में नंबर लाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, जो बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, उसे सारे क्वेश्चन आते हों, तो वह तो लिख के आ जाएगा तो उसे नंबर मिला। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एवरेज बच्चे, जिनके पास एक कला होती है कि नंबर ज़्यादा कैसे लाए जाएं, तो उसके लिए वे कुछ टेक्निक्स अपनाते हैं, वो अपनी राइटिंग को सुंदर बनाते हैं। कोई भी डायग्राम हुआ तो उसको बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका अगर मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री में वीक पॉइंट होता है, कमज़ोर होते हैं, तो वे दूसरी चीज़ों में उनको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोसेस थी उसके अंदर क्या हो गया, आपके ये न्यूक्लियस है भाई। ठीक है, और ये दूसरे इसके सेल ऑर्गेनिल्स हो सकते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, इजेशन। तो इस तरह से आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द
अभी मैंने आपको होमवर्क भी दिया था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपको लिखना है वापस, ठीक है, और इस तरह से उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है, तो पहले तो आपको उसका टाइप लिखना पड़ेगा। अमीबा शोज द होलोजोइक टाइप ऑफ हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोफिक में भी होलोजोइक टाइप होता है, तो होलोजोइक टाइप ऑफ हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अमीबा हैज इरेगुलर बॉडी एंड मूव अराउंड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। When a food particles come across to amoeba, जब कोई फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है तो इट encircles the food item with its pseudopodia। एक एक डायग्राम को आप देखते जाएं और उसको एक्सप्लेन करते जाएं। इट encircle the food item with its pseudopodia, वह pseudopodia के माध्यम से फूड आइटम को encircle कर लेता है, घेर लेता है। Then formation of food vacuoles takes place and the digestive enzymes filled in the lysosome are secreted in the food vacuole। जो डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं फूड वैक्यूल के अंदर, वह किसमें सीक्रेट कर दिए जाते हैं, फूड वैक्यूल में सीक्रेट आउट कर दिए जाते हैं। देन फिर उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है। दस डाइजेशन ऑफ फूड आइटम्स टेक्स प्लेस एंड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, वह सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, डाइजेशन डेस्टिशन जाने क्या लिख दिया, इसको भी आप यहाँ पर डाइजेशन ही लिखें। हाँ, इसमें भी हम डाइजेशन ही दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तो हमने एंजाइम्स को सीक्रेट किया था और यहाँ पर फूड डाइजेस्ट हो गया, तो यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड को हम दिखा रहे हैं, तो ये प्रोसेस भी आपकी डाइजेशन ही है, ठीक है। देन इसके बाद क्या हुआ, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स इज एब्जॉर्ब्ड in the cell and it is used for different metabolic processes in the cell and that process is called assimilation, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, assimilation। then undigested food particles are removed out या thrown out from the cell by amoeba। अमीबा के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को बाहर फेंक दिया जाता है, जिस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। ओके, तो यदि आपको एक पैराग्राफ के रूप में लिखना नहीं आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप इनको पॉइंट्स के रूप में लिखें, ठीक है। सबसे पहले आप अमीबा के बारे में एक्सप्लेन कर दें। इट हैज इरेगुलर शेप, it moves around with the help of pseudopodia। when it comes across a food item it encircles the food item with the help of pseudopodia, ठीक है। then आप इसमें इसके बाद ये लिखेंगे then the न्यूट्रिशन इन अमीबा टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स। अब अमीबा में जो न्यूट्रिशन है वह इन स्टेप्स में पूरा होता है। फर्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट स्टेप क्या होगी, तो इंजेक्शन में आपने लिख दिया कि द फूड आइटम्स इज कैप्चर्ड बाय अमीबा विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया एंड इट इज एनसर्कल्ड इन अ मेम्ब्रेन एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। In this way, the food item is come inside the cell or inside the amoeba and this process is called ingestion, ठीक है। Then second process में क्या होगा, digestion। Then आप यहाँ पर लिखेंगे digestion और digestion कैसे हो रहा है इसको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे आप absorption, ठीक है, थर्ड प्रोसेस absorption। एब्जॉर्प्शन को भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद एसिमिलेशन, दिस इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन आपने एक्सप्लेन कर दिया तो उसके बाद आप लिख देंगे कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वह बॉडी से बाहर इजेस्ट आउट कर दिया जाता है, इजेक्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट आपके यहाँ पर शो होने चाहिए,
ठीक है। यदि ये 5 पॉइंट भी आप थोड़े थोड़े लिख देते हैं, इस तरह का आप डायग्राम बना देते हैं, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स इस क्वेश्चन में मिलेंगे। और आप ध्यान दें इस बात पर कि ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप कल तक मुझे इसका होमवर्क में जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं उनको आप कंप्लीट करके भेज देंगे, ठीक है। मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, भरोसा तो नहीं है मुझे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, कल मिलते हैं। ओके।